रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम पीपीएससी पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का पास पेपर सॉल्व करते हैं 2025 का। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाउंड्री लाइन बिटवीन आजाद कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इस बॉर्डर की बात हो रही है जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और आजाद कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है इसको एलओसी कहा जाता है। अगर हम कश्मीर को देखें तो इसका 55% हिस्सा ये इंडिया के पास है, जबकि 30% ये पाकिस्तान के पास है और 15% ये चाइना के पास। रियासत कश्मीर, ये पूरा जो रीजन है ये रियासत कश्मीर थी। यहां पर डोगरा राज था, और डोगरा राज का आखिरी हुक्मरान हरि सिंह था। अब ये रियासत कश्मीर का कौन से पार्ट इंडिया के पास है और कौन से पार्ट चाइना के पास है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज यानी जीबी का इलाका ये पाकिस्तान के पास है, और चाइना के पास अक्साई चीन और ये वाला रीजन ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था। सीनो पाक एग्रीमेंट, सीनो पाक एग्रीमेंट होता है, ये कब होता है? 1963 में। इसमें फॉरेन मिनिस्टर होते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान की तरफ से, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं चेन जी। इनके दरमियान ये सीनो पाक एग्रीमेंट होता है, और पाकिस्तान ने ये एरिया जिसको आप शख्सगाम वैली कहते हैं, शख्सगाम वैली, ये वाला रीजन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था, जिस पर इंडिया आज भी इतराज करता है। अब वापस आते हैं एलओसी की तरफ। एलओसी की अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है क्या मैं पाकिस्तान के बाद 26 अक्टूबर 1947 को। ये वो दिन था जब हरि सिंह ने कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ कर दिया। यह भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा जाता है कि हरि सिंह ने कश्मीर का इल्हाक कब किया? तो 26 अक्टूबर को। और फिर 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी। तो इस दिन को कश्मीरी हर साल ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, ये वो दिन था जब इंडिया ने कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। अब उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, हेड ऑफ द स्टेट, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ, पहला जो आर्मी चीफ था पाकिस्तानी फौज का वो फ्रैंक मैसर्वी था, दूसरा डुगलस ग्रेसी था। तो ये भी पीएमएस के पेपर में एक दफा पूछा गया था कि वो कौन से पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ थे जिन्होंने कैद आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तो वो डुगलस ग्रेसी थे। डुगलस ग्रेसी ने इनकार कर दिया तो कैद आजम साहब ने फिर जिहाद का हुक्म दिया, और यहां जीबी से, नॉर्दर्न एरिया से, कबैली इलाके, यहां से लोग आए मुजाहिदीन, और उन्होंने इंडिया की फौज को कश्मीर के इस रीजन के पीछे धकेल दिया। अब इंडिया क्या करता है? इंडिया यूएनओ में चला जाता है ये 1948 में, और यूएनओ कैद आजम साहब को कहता है कि आप भी सीज फायर कायम कर दें, लेकिन कैद आजम इनकार कर देते हैं। फिर कराची एग्रीमेंट में लियाकत अली खान, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने 1949 में, ये कराची एग्रीमेंट होता है, कराची एग्रीमेंट में लियाकत अली खान साहब क्या करते हैं? ये सीज फायर लाइन कायम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है कि व्हेन वाज सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश्ड? तो ये 1949 में होती है। सीज फायर लाइन कब कायम होती है? 1949 में कायम होती है, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे। फिर ऐसे वक्त आगे गुजरता जाता है, और 1971 में, फिर 1971 में
वार होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ये वो साल था जब हमसे हमारा मशरकी हिस्सा, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, वो कट गया था। तो 1971 के वार के बाद एक एग्रीमेंट होता है 1972 में, जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। तो शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था, इंडिया ने हमारे 93,000 फौजी पकड़ लिया थे। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जुल्फकार अली भुट्टो और इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। ये 1972 में होता है, 1971 की जंग के बाद, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब क्या कहते हैं? जुल्फकार अली भुट्टो साहब इस सीज फायर लाइन को एलओसी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी होगा आपसे कि एलओसी कब बनाई गई? तो ये 1972 में। कौन से एग्रीमेंट के तहत बनाई गई? शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट किन के दरमियान में हुआ था? ये जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, इनका ओहदा भी याद रखिएगा, ये सदर थे, और जबकि ये पीएम थी, वजीर आजम थी इंडिया की। तो उनके दरमियान में ये सरहदी एग्रीमेंट होता है। इंडिया हमारे फौजी छोड़ देता है और हम क्या करते हैं? हम इस सीज फायर लाइन को एलओसी मान लेते हैं। तो ये है एलओसी की स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीओ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज। तो ये तेहरान में है ईसीओ का हेडक्वार्टर। अब ईसीओ कब कायम होती है? ये 1985 में कायम होती है। 1985 में बनाई जाती है तेहरान, ईरान में। और फिर इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से? फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज। तो ये जो ईसीओ है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर बनाई थी। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर बनाई थी। जबकि इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम आरसीडी था। इसका ओल्ड नेम आरसीडी था। आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर द डेवलपमेंट, तो ये ईसीओ का पुराना नाम है। ईसीओ का पुराना नाम आरसीडी है। आरसीडी ये 1964 में बनी थी। अगर आरसीडी का पूछे तो 1964 में, और अगर ईसीओ का पूछे तो ये 1985 में बनाई गई थी। इकोनॉमिक कॉपरेशन है, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने ये एग्रीमेंट किए थे, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान। जबकि अब इसके कितने मेंबर हैं? अब इसके 10 मेंबर हैं। अब इसके कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स हैं। जबकि ये बनाई पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने थी। तो इनके फाउंडिंग मेंबरान पाकिस्तान, तुर्की और ईरान हैं। तो ये था ईसीओ के मुतालिक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की बात हो रही है। वाज फाउंडेड इन 1985 और ये ढाका बांग्लादेश में बनी थी। सार्क दरअसल ये साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे सार्क के मेंबर हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में ढाका बांग्लादेश में बनी थी। जबकि इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर नेपाल खटमंडू में है। खटमंडू नेपाल में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेपाल खटमंडू में है। इसके टोटल मेंबर्स कंट्रीज कितनी है? 8 मेंबर्स कंट्रीज है। इसके कितने अरकान ममालिक हैं? तो इसके 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे? उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। तो ये वर्ड आप याद रख लें तो आपको सार्क कंट्रीज कभी नहीं भूलेंगे। अब एम से क्या है? एम से मालदीव है, मालदीव्स।
बी से भूटान और ई से बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं जो कि सार्क के रुकन। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सार्क के हवाले से कि बताओ ये जो सार्क है इसका सबसे बड़ा देश आबादी और रकबे के लिहाज से कौन सा है, तो वो इंडिया है। सार्क का पॉपुलेशन और एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। वैसे दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है, सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, वो इंडिया है। पहले चाइना हुआ करता था, आजकल इंडिया है। तो सार्क का भी सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क इंडिया है और रकबे के लिहाज से भी इंडिया का रकबा जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा है। फिर स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है अमंग सार्क कंट्री, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव है। मालदीव सबसे छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से, यानी विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये भी एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था कि अमंग सार्क कंट्री सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से मुल्क का है, तो ये मालदीव का है। मालदीव का लिटरेसी रेट नियर अबाउट 98% है। इसके बाद श्रीलंका है, इससे पहले 98%। फिर यह भी बात होती है कि सार्क के लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितने हैं। अब लैंड लॉक्ड क्या होता है? लैंड लॉक्ड ऐसे मुल्कों को कहा जाता है जो समंदर से महरूम होते हैं, जिनकी सैली पट्टी नहीं होती। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सार्क के कितने कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं। तो याद रखिएगा सार्क में 3 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जिनकी सैली पट्टी नहीं है। कितने कंट्रीज हैं जिनको समंदर नहीं लगता, तो वो 3 लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी सैली पट्टी नहीं है, जिनको समंदर नहीं लगता। तो ऐसे मुल्कों को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। तो ये सार्क के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि सार्क कब कायम हुई। 1985 में ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? इसके मेंबर कंट्रीज 8 हैं। उनको याद कैसे रखेंगे? MBBS पेन, इस वर्ड से। इसमें टोटल लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं? 3 हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री की है? इंडिया की। और रकबा किसका ज्यादा है? वो भी इंडिया की। सबसे छोटा देश सार्क का मालदीव है, जिसका लिटरेसी रेट जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोज मोटरवे फ्रॉम गवादर टू काशगर अबाउट 3000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये दरअसल सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका हिस्सा है। इसकी लेंथ पूछ रहा है कि ये रोड दरअसल गवादर से शुरू होता है। गवादर पाकिस्तान से, बलूचिस्तान में है गवादर, वहां से शुरू होता है और काशगर ये चाइना तक चला जाता है। इसकी लेंथ पूछ रहा था। इसकी लेंथ 3000 किलोमीटर है। पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जब 2025 की बात हो रही है। तो उस वक्त ये 5वां बड़ा देश था। नेक्स्ट है यूनिनेस्ट पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया वाज फाउंडेड बाय। तो ये फजल हुसैन ने इसको बनाया था। और भी इनके साथ थे सर चोटू राम के साथ सर सिकंदर हयात। तो ये 3 आदमी थे इनको बनाने वाले। तो दरअसल ये फजल हुसैन की पार्टी थी जिसका नाम था यूनिनेस्ट पार्टी। और ये जिम्मेदारों की पार्टी थी, लैंड लॉक्ड की पार्टी थी, सेकुलर पार्टी थी। और इसकी बुनियाद रखी जाती है 1923 में। 1983 में यूनिनेस्ट पार्टी की बुनियाद रखी जाती है। और इस पार्टी ने जो
1936 1937 में इलेक्शन हुए थे, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था हिंदुस्तान में, तो उस वक्त इस पार्टी ने इलेक्शन जीता था और पंजाब में हुकूमत बनाई थी। और ये वहद पार्टी थी जिसने पाकिस्तान पंजाब में हुकूमत बनाई थी। इलेक्शन से पहले पूरे हिंदुस्तान को 11 सूबों में तकसीम किया गया था, तो एक सूबे में पंजाब में इन्होंने हुकूमत बनाई थी और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग बुरी तरह पिट गई थी और वो किसी एक सूबे में, 11 सूबे थे ना टोटल, उन किसी एक में भी हुकूमत नहीं बना सकी। तो सर सिकंदर हयात फिर 1937 में पीएम बनते हैं पंजाब के, और इनका ताल्लुक किस पार्टी से था? इनका ताल्लुक यूनियनिस्ट पार्टी थे। ये पार्टी किसने बनाई? फजल हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात। और ये कब कायम हुई थी? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये 1949 में लियाकत अली खान के दौर में करारदाद मकासद पेश की जाती है और इसको क्या कहा जाता है? इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी दसातीर हैं, जितने भी आइन हैं, उन सब का ये करारदाद मकासद हिस्सा है। और ये पास कब हुई थी? 1949 में। और इसको पेश किसने किया था? इसको लियाकत अली खान ने पेश किया था। लियाकत अली खान ने इसको प्रेजेंट किया था और ये 1949 में पेश की गई। और इसको जितने भी दसातीर हैं उनमें मैग्ना कार्टा एक इस्तिलाह है जो इंग्लिस्तान से आई है, वहां की पार्लियामेंट के लिए, वहां का जो कानून है उसके लिए इस्तेमाल होता है मैग्ना कार्टा। तो ये इसको भी हसीयत हासिल है, पाकिस्तान के जितने भी दसातीर हैं उनमें मैग्ना कार्टा की हसीयत हासिल है। और ये लफ्ज लियाकत अली खान ने इस्तेमाल किया था इसी करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए, जो कब पास हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा पूछा गया था। चंगेज खान डाइड इन दी 1227। चंगेज खान कब फौत होता है? 1227 में फौत होता है। और इसका असल नाम भी पूछा जाता है। इसका असल नाम तैमूजिन था और इसको फर्स्ट खान ऑफ मंगोल अंपायर। इसने कौन सी सल्तनत की बुनियाद रखी थी? इसने मंगोल अंपायर की बुनियाद रखी थी। और इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम तैमूजिन है। और ये कब पैदा होता है? 1162 में। 1162 ईस्वी में पैदा होता है। इंतहाई सफाक होता है और खोपड़ियों के मीनार बनाता है और दहशत को, खौफ को बतौर वेपन इस्तेमाल करता है। तो ये चंगेज खान के बारे में पूछा गया था। और ये कब फौत होता है? 1227 में। और इसकी कब्र का आज तक किसी को भी पता नहीं है कि कहां पर दफन है। विच बैट्समैन हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओडीआई सेंचुरीज? ओडीआई सेंचुरीज की बात हो रही है पाकिस्तान के लिए। कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर किए हैं? तो वो सईद अनवर है। हाँ, अगर वो विकेट्स की बात करें, ओडीआई विकेट्स फॉर पाकिस्तान, तो वो कौन है? वो वसीम अकरम है। वसीम अकरम साहब ने 502 विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए। और इस तरह वो पाकिस्तान के पहले बॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए। ओवरऑल अगर विकेट्स की बात की जाए तो ये मुरलीधरन है श्रीलंका के, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं ओडीआई मैचेस में। नेक्स्ट है कि व्हेन बर्लिन वॉर वाज डिमोलिश्ड। तो ये 1989 में इसका खात्मा होता है बर्लिन वॉर का। असल में ये हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान। ये जो जर्मनी है इसके दो हिस्से कर दिए गए थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और इन दोनों के दरमियान में ये वाल खड़ी कर दी गई थी। इस दीवार को क्या कहा जाता है? इस दीवार को बर्लिन वॉर कहा जाता है। ये यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था ईस्ट जर्मनी को, और वेस्ट जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूके, यूएसए और फ्रांस। ईस्ट जर्मनी कैमोनेस्ट थे और ये कैपिटलिस्ट थे वेस्ट जर्मनी वाले। तो फिर ईस्ट जर्मनी के लोगों ने जर्मनी को डिवाइड कर दिया, यहां पर एक दीवार खड़ी कर दी
ताकि इधर के लोग यहां ना जा सकें। तो ये जो इसको क्या कहा जाता है, इसको बर्लिन वॉल कहा जाता है। 1999 में इसको खत्म किया जाता है, जबकि बनाया कब जाता है, याद रखिएगा, ये 1961 में बनाई जाती है। 1961 में ये वार बनाई गई और फिर 1989 को इसको डिमोलिश्ड कर दिया गया। अब ये भी क्वेश्चन होता है वॉल ऑफ बर्लिन के हवाले से कि ईस्ट जर्मनी का कैपिटल क्या था। ईस्ट जर्मनी का कैपिटल बर्लिन था, जबकि वेस्ट जर्मनी का कैपिटल क्या था, वेस्ट जर्मनी का कैपिटल बोन था। और ईस्ट जर्मनी को कौन सपोर्ट करता है, यूएसएसआर सपोर्ट करता है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कब बनी थी, 1922 से 1991 तक ये रही, 15 रियासतों का मेजर थी। यूएसएसआर ईस्ट जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था और वेस्ट जर्मनी को यूके, यूएसए और फ्रांस ये सपोर्ट कर रहे थे। आखिरकार ये दीवार गिरा दी गई थी और फिर से जर्मनी एक हो गया था 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एग्जामिनिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स कॉजेज इज कॉल्ड सोशियोलॉजी कहा जाता है इसको, जिसमें इंसान के रवैये और उनकी वजूहात का मुताला किया जाता है, तो ये सोशियोलॉजी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। नेक्स्ट है कि प्लाटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, तो ये सुकरात का शागिर्द था। कौन, प्लाटो की बात हो रही है। प्लाटो किसका शागिर्द था, सुकरात का। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, SPAA सपा, ये लफ्ज आप याद रख लें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो मुख्तलिफ फलसफी थे या साइंसदान थे वो कौन किसका शागिर्द था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है। याद रखें, सुकरात किसका उस्ताद था, प्लाटो का। प्लाटो का उस्ताद था कौन, सुकरात। और प्लाटो किसका उस्ताद था, ये अरस्तु का, अरिस्टोटल का उस्ताद था। फिर अरस्तु किसका उस्ताद था, ये सिकंदर आजम का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, ये उस्ताद है, ये शागिर्द है, फिर ये उस्ताद है, ये शागिर्द है, और ये उस्ताद है, ये शागिर्द है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब सुकरात किसका उस्ताद था, प्लाटो का। प्लाटो किसका उस्ताद था, अरस्तु का। अरस्तु किसका उस्ताद था, सिकंदर आजम का। तो इस तरह आपने ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से याद रखना है। द फ्लैग इज, तो ये क्या होता है, क्लब फॉर टीनेजर, जो टीनेजर होते हैं उनका जो क्लब होता है उसको फ्लैग कहा जाता है। वेयर फर्स्ट समिट ऑफ OIC वाज एस्टेब्लिश, रबात मराकश में इसका फर्स्ट समिट होता है। और ये कब एस्टेब्लिश की जाती है, कब बनाई गई, 1969 में ये बनाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका ओल्ड नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है। और आजकल इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉर्पोरेशन कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है। लेकिन ये जब 1969 में बनाई गई थी तो इसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। तो ये रबात मराकश में इसका फर्स्ट समिट होता है। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड, तो ये 1951 में पहली मर्दमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में। टोटल कितनी हो गई हैं, टोटल 7 मर्दमशुमारियां हो चुकी हैं और सबसे आखिर में 2023 में हुई। और ये पाकिस्तानी तारीख में फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। फर्स्ट डिजिटल सेंसस कौन सी है, जो 2023 में हुई। टोटल कितनी मर्दमशुमारियां हो चुकी हैं, टोटल 7 हो चुकी हैं। और सबसे पहले कब हुई थी, सबसे पहले 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है ICT स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या होता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और इसकी जो पुलिस होती है उसको क्या कहा जाता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो ये 1919 में होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। WW1 हुई थी 1914 से 1918, पहली जंग अजीम। उसके बाद जो लूजर थे उन पर जबरदस्त पाबंदियां लगाई गई। तो
ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या होता है, इसमें जर्मनी पर पाबंदी लगाई जाती है, जर्मनी पर पाबंदियां लगाई जाती, इसको अपाहज बना दिया जाता है, इससे बहुत सारे इलाके छीन लिए जाते हैं, इसकी फौज को कम कर दिया जाता है और भारी जुर्माना आयद किया जाता है। इसी का फिर बाद में हिटलर फायदा उठाता है, फिर दूसरी जंग अजीम होती है। तो ये जर्मनी पर पाबंदियां कौन से मुआहदे में लगाई जाती हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये वर्साइल क्या है? ये दरअसल फ्रांस का शहर है, फ्रांस में है, वहां पर यह मुआहदा होता है 1919 में। अलाइड क्या करते हैं, जो विनर होते हैं वो जर्मनी पर जबरदस्त पाबंदियां लगाते हैं। इसके अलावा एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स है, सेवरस। ये किसके खिलाफ था? ये ओटोमन अंपायर, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ था। वो भी तो जर्मनी का साथ दे रहा था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसको भी मजा चखाना था जो अलाइड थे, तो उन्होंने पाबंदियां लगाई ट्रीटी ऑफ सेवरस में। ये कब होता है? 1920। इसमें सल्तनत उस्मानिया को पास किया जाता है। फिर भी उनका जी नहीं भरता तो मजीद इसके इलाके छीन लिए जाते हैं, और ये जो मौजूदा तुर्की है सिर्फ ये बाकी बच जाता है। फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की की बुनियाद रखते हैं। वो कौन सा मुआहदा था? वो था ट्रीटी ऑफ लुज़ैन। ये कब होता है? ये 1923 में होता है। इसमें फिर जदीद तुर्की की बुनियाद रखी जाती है, तुर्की की हदबंदी होती है और मजीद इसको कमजोर किया जाता है सल्तनत उस्मानिया को। तो ये तीनों बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब होता है? ये 1919 में। ट्रीटी ऑफ सेवरस ये 1920 में। ट्रीटी ऑफ लुज़ान ये कब होता है? 1923 को। अ पर्सन हु ऑब्जर्व्स स्टडीज द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड नेचुरलिस्ट। जो कि नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करता है उसको नेचुरलिस्ट कहा जाता है। विच टू कंट्रीज कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड आल-काश 3 फ्रॉम दिसंबर 2021 ऑनवर्ड। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया था जिनके दरमियान फौजी मशकें हुई थी आल-काश 3 के नाम 2021 में। फिर है विकीलीक्स फाउंडेड जुलियन एसेंज बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया का था जिसने विकीलीक्स की बुनियाद रखी थी। और ये विकीलीक्स कब फाउंडेड होती हैं? ये 2006 में। इसके अलावा पनामा लीक्स भी आई थी। पनामा लीक्स ये 2016 में आई थी, 2016 में, जबकि विकीलीक्स का बानी जुलियन एसेंज है और पनामा लीक जिसने की थी उसने अपना नाम खुफिया रखा था। तो इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कॉल्ड कश्मीर इशू। कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चपकलिश रहती है, खासतौर पर 1947 और 48 की वार, फिर 1965 की वार हुई थी, फिर 1971 की, और फिर 1999 ये कारगिल की जंग हुई थी। तो 4 बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान और इंडिया को। मादर मिल्लत किसको कहा जाता है? ये फातिमा जिन्नाह को कहा जाता है। और ये कब फौत होती हैं? 1967 में फौत होती हैं। सर शाहनवाज भुट्टो वाज दीवान बजट मिनिस्टर इन विच प्रिंसली स्टेट। तो ये जूनागढ़ की स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट। याद रखिएगा पाकिस्तान जब बना यानी तकसीम हिंदुस्तान के वक्त, उस वक्त 562 प्रिंसली स्टेट थी। 562, अगर ये ऑप्शन ना हो तो 565 भी होता है, तो मोस्टली 562 होता है। 562 शहजादगान की रियासतें थी, छोटी मोटी रियासतें थी जो अंग्रेजों के फर्माबरदार थी और उनको शहजादगान की रियासतें कहा जाता था, प्रिंसली स्टेट थी। इन स्टेट्स में 562 में सिर्फ 13 थी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, बाकी सब ने इंडिया को ज्वाइन किया था। तो उनमें से एक रियासत जूनागढ़ भी थी। इसके नवाब कौन थे? मोहब्बत खान खानजी 3 इसके नवाब थे जूनागढ़ के। तो उसके दीवान थे, बजट मिनिस्टर थे कौन? सर शाहनवाज भुट्टो। ये सर शाहनवाज भुट्टो कौन थे?
ये फादर ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाप थे, जो कि मोहब्बत खान खानजी, जो कि जूनागढ़ की रियासत के नवाब थे, उसके दीवान थे, बजट मिनिस्टर थे। और ये रियासत भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन यहाँ के जूनागढ़ के 80% लोग हिंदू थे और वो इंडिया के साथ अलहाक चाहते थे। तो मोहब्बत खान को वहां से भागना पड़ा, अपने साथ भारी हीरे जवाहरात और करेंसी भी लाए थे। तो ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान अडॉप्टेड अ बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 1973 के आइन की बात हो रही है। ये क्या था? ये बाइकैमरल था। अब बाइकैमरल का क्या मतलब होता है? याद रखें, इसमें 2 हाउस होते हैं, 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज होते हैं। एक नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और अपर हाउस। अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस सेनेट होता है। अपर हाउस सेनेट होता है। तो 1973 के आइन में क्या पूछा जाता है? ये क्या है? ये बाइकैमरल है। कौन सा आइन बाइकैमरल है? 1973 का आइन। क्यों? इसके अंदर 2 हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। इससे पहले 1956 का आइन और 1962 का आइन, ये दोनों यूनिकैमरल थे। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेगा? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल, इसमें सिंगल हाउस था। सिर्फ 1973 का आइन बाइकैमरल था। बाकी जितने भी आइन थे, बाकी 2 आइन थे 1956 और 62, ये दोनों यूनिकैमरल थे। शेख मुजीबुर रहमान मेट हिज एंड बाय विच वे। तो ये असैसिनेशन की गई थी, इनका कत्ल किया गया था। किसका? शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के रहनुमा थे, अवामी लीग के रहनुमा थे, और बांग्लादेश के पहले सदर भी थे और बाद में वजीर आजम भी बने थे। तो इनकी क्या की जाती है? असैसिनेशन की जाती है। और इनकी बेटी हैं हसीना वाजिद, जिनको बांग्लादेश से भगा दिया गया है। डैश हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट जवान, अ रैंक ऑफ द फुट सोल्जर in the Pakistan Army to be awarded the highest award निशान हैदर for his gallantry। तो ये सरवर मोहम्मद हुसैन जंजोआ हैं, जिनको पहला निशान हैदर दिया जाता है। पहला निशान हैदर जो कि 1947 और 48 की वार में दिया गया, पहला निशान हैदर। और सबसे आखिर में किसको दिया गया? लास्ट निशान हैदर किसको गया? तो ये 1999 में कारगिल वार में दिया गया था, कारगिल वार में। और वो खुशनसीब नौजवान जो अपने वतन पर कुर्बान हुए थे, हवलदार लालक जान, हवलदार लालक जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो थे जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी मुल्क के लिए दी थी। ये वो आखिरी जवान हैं जिनको कारगिल वार में 1999 में निशान हैदर दिया गया। तो क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में अक्सर वो स्टूडेंट को चकमा देता है कि लास्ट टाइम निशान हैदर कब दिया गया। तो आपने याद रखिएगा 1999 के बाद किसी को भी कोई निशान हैदर नहीं दिया गया। तो आखिरी दवा 1999 की वार में दिया गया था। तो ये भी याद रखना है। पाकिस्तान एंड फ्रांस एग्रीड टू ऑन 31 जुलाई 1951। तो ये है इनिशिएट एम्बेसी सर्विस। ये पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान एक मुआहदे की बात हो रही है, एम्बेसी सर्विस की बात हो रही है। विच वायसराय हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब का है। लॉर्ड माउंटबेटन साहब इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, और ये लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का है। जबकि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है बतौर वायसराय? लॉन्गेस्ट टेन्योर लॉर्ड लिनलिथगाओ, इनका सबसे लंबा टेन्योर है। इनके नाम से भी आपको नजर आ रहा है कि लॉन्ग यानी लिनलिथगाओ। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और फिर फर्स्ट वायसराय का भी पूछा जाता है। बताओ कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन से थे? ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग।
और फिर ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। इनके बाद ये 1857 में जब जंग आजादी हुई थी, वॉर ऑफ फ्रीडम, जिसको अंग्रेज क्या कहते हैं, बगावत की जंग कहते हैं, तो ये 1858 में फिर कंपनी को खत्म कर दिया गया था, उनसे अख्तियारात ले लिए गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था अब हम डायरेक्ट चलाएंगे हिंदुस्तान को। तो उन्होंने वायसराय हायर किए थे और इनके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करता था जो लंदन में बैठा करता था। तो ये फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और इससे पहले ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद ये गवर्नर जनरल का ओहदा किस में तब्दील हो गया? वायसराय में। आखिरी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? लॉर्ड लिनलिथगॉ का है। तो ये वायसराय के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो ये थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसके जो नॉर्थ साइड पे पंजाब में डेजर्ट है उसको रोही चोलिस्तान कहा जाता है। और थार डेजर्ट को वर्ल्ड ओनली फर्टाइल डेजर्ट भी कहा जाता है। ये वह दुनिया का जरखेज तरीन सहरा है। इसके अलावा डेजर्ट की अगर बात हो रही है, पाकिस्तान के डेजर्ट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पूछा जाता है। कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? कटपाना डेजर्ट। कटपाना डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट क्या है? पाकिस्तान का सर्द तरीन सहरा है। और कहां पर है? सकर्दू, जीबी में। जीबी में ये ठंडा तरीन सहरा है। सहरा की डेफिनेशन आमतौर पर यही की जाती है कि वो इलाके जो सालाना कम बारिश वसूल करते हैं। इसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि उसकी रेत वगैरह और रेतली जमीन हो, तो पहाड़ भी हो सकते हैं। वहां देखो जीबी में बर्फ पड़ रही है और उसको सहरा कहा जा रहा है। और कटपाना डेजर्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बू अली सीना इज फेमस फॉर हिज वर्क। तो ये मेडिसिन के हवाले से मशहूर हैं बू अली सीना। द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पार्टिकुलरली कंसर्निंग वेदर फॉरकास्टिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, जो कि वेदर के हवाले से स्टडी होती है। विच फीचर अलाउ यू टू ऐड स्पीकर नोट ऑन योर प्रेजेंटेशन। तो ये दरअसल पावर पॉइंट की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। वहां पे स्पीकर नोट जब लगाते हैं तो ये कहां से ऑप्शन होता है? ये नोट्स पेन इस्तेमाल करते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। व्हाट इज द यूआरएल स्टैंड्स फॉर या यूज्ड फॉर? तो ये होता है टू एक्सेस स्पेसिफिक वेबसाइट। यूआरएल क्या होता है? किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ये इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फार्मूला टू ऐड नंबर इन एक्सेल? तो इक्वल टू लगाएंगे और फिर सम और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा? A1 यानी पहला कॉलम और पहली रोज में जो भी एलिमेंट होंगे वो ऐड होंगे। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्या लगाएंगे? यहां प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट A1। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है ये? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये भी पास पेपर में पूछा गया। स्प्रेडशीट का मतलब है कि इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। इसमें रोज, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को रोज कहते हैं और वर्टिकल एलिमेंट्स को कॉलम कहते हैं। और इनका जो कॉलम का नाम है वो अल्फाबेटिकली रखा जाता है। अब ए बी सी डी जेड तक तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरी जो कॉलम होगा वो एक्स एफ डी होगा। आखिरी कॉलम क्या होगा? एक्स एफ डी होगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स होते हैं। एमएस एक्सेल में टोटल कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384। और लास्ट कॉलम, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात, ये कितने हैं?
जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें 16,384 कॉलम है और आखिरी कॉलम XFD है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच फीचर अलाउज यू टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये स्पेल चेक यूज करते हैं। नेक्स्ट है द बस ब्रोक डाउन होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई है, प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई है, ब्रोक डाउन होता है। देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट है कि व्हाट फीचर अलाउ यू टू क्विकली फिल सीरीज ऑफ सेल विद डाटा और पैटर्न बेस्ड। तो ये क्या इस्तेमाल होता है, कंटेंट ऑफ अदर सेल। तो ये दरअसल ऑटो फिल होता है। क्या होता है, ऑटो फिल। इसके अलावा सेल की बात हो रही है तो याद रखें सेल का एड्रेस ऑफ सेल भी होता है। एड्रेस ऑफ सेल किसको कहते हैं, जैसे A1 है तो ये A1 क्या है, ये एड्रेस ऑफ सेल है। ए किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये कॉलम को, और 1 किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये रोज को ज़ाहिर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर। तो ये मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा गूगल ये भी वेब ब्राउजर है। डक गो ये भी क्या है, ये भी टाइप है किसकी, वेब ब्राउजर की। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, किसकी टाइप है, ये वेब ब्राउजर की। विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, MySQL। इसका सही जवाब था। एन इंजरी ऑन द फेस ऑफ और हेड इज कॉल्ड शजा। अरबी में जो चेहरे पे इंजरी होती है उसको शजा कहते हैं, शजा।